बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 3। हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दी और साथ में हमने इसको शॉर्ट में भी देख लिया, एग्जाम्पल भी पूरे कर लिए। अब बारी आते हैं अभ्यास प्रश्नों को हल करने की। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं हम अभ्यास प्रश्न 1 से लेकर 8 तक हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले आप ये इस वीडियो को जो देख रहे हैं उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा एक बार स्वयं हल करें, उसके बाद मिलान करें और प्रश्न अगर नहीं आ रहा है तब यहाँ से मिलान करें। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठे होंगे, साथ के साथ प्रश्नों को हल करें। पहला प्रश्न जो है अपने पाठ्य पुस्तक में यहाँ कह रहे हैं किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यहाँ पे विद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट दिया हुआ है। फिर इन्होंने कहा है कि यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर जिसे कहते हैं 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है, यानी आई मैक्सिमम अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना है उसको क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। जो ज्ञात करना होता है उसके लिए क्या करते हो आप? सूत्र लिखते हो। तो चलिए यहाँ देखते हैं हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले हम बात करें तो हमें यहाँ पे विद्युत वाहक बल दिया गया है कितना? 12 वोल्ट दे रखा है ना आपको, विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट। साथ में हमें क्या दे रखा है? आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है कितना? 0.4 ओम। ये अपने को आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है, देखिए अब आपको क्या चाहिए? धारा का मान चाहिए। तो धारा ज्ञात करना है तो धारा का हमें क्या होना चाहिए? सूत्र भी पता होना चाहिए। धारा का वह सूत्र जिसमें आप विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध को काम में ले सको। क्लियर ये बात? तो यहाँ पे आई दिया हुआ है आपके पास, विद्युत वाहक बल आ जाएगा बटे में R प्लस R हो जाएगा, ये सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने पूछा अधिकतम धारा का मान बताइए। जब धारा अधिकतम बहती है तो वहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। भाई जितना कम प्रतिरोध होगा उतनी तो धारा आसानी से बह सकती है, धारा उतनी ही आसानी से बह सकती है। वहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा? शून्य होगा। बस ये बात नोट करने की है कि यहाँ पे जैसे इन्होंने क्या कहते हैं अधिकतम धारा का मान कह दिया तो अपने को समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे प्रतिरोध का मान जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। बस ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो हमने ये क्या किया? R बराबर 0 ले लिया। अब ये जो R0 है कहाँ रखोगे? यहाँ रख देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? R का मान 0 रखा। तो जब R का मान 0 रखोगे तो I मैक्सिमम का फॉर्मूला ये बनेगा। I यानी धारा जो निकाल रहे हैं, अधिकतम धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला ये बन जाएगा। यानी क्या हुआ? इसका मान विद्युत वाहक बल का मान कितना है? 12 और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.4। तो 12 में अपने को क्या करना है? 0.4 का भाग लगाना है। देखिए भाग लगाना वैसे सबको आता है। पॉइंट अगर मैं हटाना चाहता हूँ तो ये पॉइंट हट के क्या होगा? ऊपर चला जाएगा एक 0। तो 120 में 4 का भाग देना है। 4 तिया 12 और 3 एक 0 आ गया। तो कुल मिला के कितना आ गया अपने पास? ये आ गया 30 एम्पियर। तो यहाँ पे जो अधिकतम धारा होगी वो कितनी होगी? 30 एम्पियर। समझ गए होंगे, काम की बात समझ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अधिकतम धारा के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? R का मान 0 होना चाहिए। ये याद है तो हम इसको कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पे प्रश्न में लिखा गया है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 3 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है इसका? 3 ओम, यानी स्मॉल r का मान दे रखा है आपको 3 ओम। फिर आगे कह रहे हैं आपसे कि किसी प्रतिरोधक से संयोजित है ना? 3 ओम ये तो होगा अपने पास। क्लियर? यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 A है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा ये बताना है अपने को। साथ में जब आपका परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी ये भी बताना है। 2 चीज़ें पूछी है आपसे। क्या पूछा है? प्रतिरोध का, जो अपने पास ये प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले वही बात करेंगे कि दिया क्या है आपको? हमें विद्युत वाहक बल का मान दिया हुआ है कितना? 10 वोल्ट। और क्या दिया हुआ है? तो हमें आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है कितना? 3 ओम। और भी कुछ दिया हुआ है। तो आई धारा दे रखी है 0.5 एम्पियर। ए का मतलब एम्पियर होता है, पता ही है अपने को। तो धारा आई दे रखी है आपको 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए अपने को क्या ज्ञात करना है। यहाँ पे पूछा था प्रतिरोध। हमें क्या पूछा था? प्रतिरोध। तो हमारे पास ये अपने पास ये फॉर्मूला है आई बराबर, है ना? ये पता ही आपको आई का ये फॉर्मूला है। अब बस इसमें क्या करना है? सबके मान रखने। सारे मान हैं आपके पास, इन मानों को रख दीजिए। आई बराबर देखिए यहाँ पे अपने पास विद्युत वाहक बल कितना आ गया? 10 आ गया।
स्मॉल आर यानी आंतरिक प्रतिरोध कितना है 3 और प्रतिरोध आर रख दिया। इस आई का भी मान आपको पता है, आई का मान कितना है 0.5। तो कहने का मतलब ये हो गया, देखिए 0.5 बराबर कितना आ गया 10 बटे में R+3। अब इसको हल करने के कई तरीके हैं, कैसे भी हल कर सकते हैं। चाहे तो आप 0.5 को 1/2 लिख के कर लो, लिख सकते हैं ना 1/2। 1/2 यानी 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है। इसका मैं क्या करूं, यहाँ पे वज्र गुणा कर लूं, ये आ गया R+3। 10 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 20। अपन इस 10 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 20। यहाँ से अगर R का मान निकालना चाहते हैं तो 20 में से हमने क्या किया 3 घटा दिया, तो यहाँ से क्या हो गया 17 आ गया। इस तरह अपने पास R का मान आ गया। इस तरीके से भी किया जा सकता है। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो 0.5 को 1/2 नहीं लिखा, मैंने 0.5 को 1/2 नहीं लिखा, डायरेक्ट गुणा किया। तो R को 0.5 से गुणा किया तो 0.5 R। 3 को जब 0.5 से गुणा करोगे कितना आएगा 15 यानी 1.5, 1 दशमलव लगाएंगे अपन, तो ये आ गया अपने पास 1.5। इसको हल कर लेंगे अपन। यहाँ पे देखिए इसको हल कीजिए, R वाले को तरह यहाँ ही रहने दो, या इसका पक्षांतर कर लो। ये अपने प्लस का 1.5 है, जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का हो जाएगा। 8 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 8.5, ये 0.5। ठीक है, अब यहाँ से R का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा R 8.5 बटे में कितना 0.5, पॉइंट उड़ा दिया अपन ने, तो 85 बटे कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ से भी देखिए 85 में 5 का भाग देते हैं, कितना आ रहा है 17 आ रहा है ना। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है 17 आ रहा है। कैलकुलेशन करना आना चाहिए, किसी भी तरीके से कीजिए, कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आगे उन्होंने पूछा था सेल की टर्मिनल वोल्टता भी बता दीजिए। हम जानते हैं V बराबर, ये फॉर्मूला लग जाएगा, V का ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये अपने को फॉर्मूला पता है। V बराबर इसका मान रख दीजिए, वोल्टता कितनी दे रखी थी 10, तो इसका मान अपन ने 10 रख दिया। I का मान 0.5 और स्मॉल r का मान 3। तो इसको हल कर लें, तो हल करोगे तो वही होगा, देखिए यहाँ हल कर देता हूँ 10 माइनस 1.5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। 10 में से जब 1.5 घटाते हैं तो कितना आता है 8.5 आता है। समझिए बात को, घटाने में गलती मत करना। कई बार कहते हैं यहाँ घटाने में गलती करता हूँ, देखो घटाने का तरीका ये रहा 10.0 माइनस 1.5, इस तरह घटाया जाता है। 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8, तो ये हो गया अपने पास 8.5। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी जो वोल्टता है, टर्मिनल की वोल्टता है 8.5 है और प्रतिरोध कितना है 17 ओम है। ये अपना क्या हो गया उत्तर हो गया। क्लियर, समझ गए। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है अपने पास 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजित है, यानी प्रतिरोध है ना। कौन से क्रम में है, ध्यान देना, यहाँ पे क्रम दिया हुआ आपको श्रेणी क्रम में, सीरीज में है। ठीक है, चलिए इन्होंने पूछा है प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा, इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा। दूसरा पार्ट भी पूछा है साथ में उन्होंने, दूसरा पार्ट भी पूछा है। हम दूसरा पार्ट बाद में कर लेते हैं, पहले पार्ट को कंप्लीट कर लें। तो पहले पार्ट को जब कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं R1, R2 और R3। R1, R2 और R3। R1 का मान रख दिया, R2 का रख दिया और R3 का। R1 आपको कितना दिया हुआ है 1 ओम, R2 2 ओम और R3 कितना है 3 ओम है। क्लियर ये बातें। फिर देखिए कौन से क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। हम जानते हैं कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा R3 होगा। सभी को जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है ना। तो ये जोड़ दिया हमने, तो जब जोड़ा तो आपको क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। 1 + 2 + 3, तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा 6 ओम आएगा। तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर निकल आया। यहाँ पे इन्होंने ये पूछा था कि कुल प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध संयोजक का कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो कितना हो गया 6 ओम हो गया। ये अपना ए पार्ट क्लियर हुआ। अपना क्या हो गया यहाँ पे ए पार्ट क्लियर हो गया। बी पार्ट पढ़ते हैं कि बी पार्ट में क्या पूछा है। इन्होंने पूछा यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है यानी है ही नहीं से संबद्ध है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे वोल्टतापात ज्ञात कीजिए, है ना। हमें वोल्टतापात ज्ञात करना है तो उसका भी फॉर्मूला लगा के हम ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत वाहक बल दे रखा है कितना 12 वोल्ट, हमें विद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है।
साथ में आपको क्या कहा था, आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 बताया था। हम जानते हैं I बराबर होता है आपका विद्युत भागबल आ जाता है और R प्लस क्या होता है, R आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, R का मान 0 रख दिया और जैसे ही आप R का मान 0 रखते हैं तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। ये तो बनेगा फॉर्मूला, I बराबर ऊपर विद्युत भागबल आ जाएगा, नीचे प्रतिरोध आ जाएगा। तो 12 में हमने 6 का भाग दिया, I का मान कितना आ गया, 2 एम्पीयर आ गया। सवाल उठता है I क्यों निकाल रहे हैं, जबकि प्रश्न में हमसे तो क्या पूछा गया है, विभव पूछा गया है प्रत्येक सिरों पे। V जो होता है आपका, V कैसे निकलता है, IR से ही तो निकलता है ना। और अलग अलग है अपने पास, V1 हो गया अपने पास, V2 हो गया और V3 हो गया। तो कैसे निकलेगा, IR1 निकलेगा, I क्या होगा, R2 निकलेगा और I क्या होगा, R3 से निकलेगा। ऐसे तो निकालेंगे हम। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे I निकाल लिया। बस अब आपको क्या करना है, V1 बराबर हो गया आपका IR1, ये निकल जाएगा। I से गुणा कीजिए R1 को, R1 कितना 1 है तो 2 गुणा 1 2 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही V2 का आप गुणा कीजिए, है ना, क्या होगा, 2 गुणा 2 कितना 4 वोल्ट। और V3 की बात करें तो IR3 है यहाँ पे, IR3, तो I कितना है, ये आपका 2 हो गया, ये 3 और इसको 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास V1 का जो मान है वो 2 वोल्ट आ गया, V2 का मान कितना आ गया, 4 वोल्ट और V3 का कितना मान आ गया, 6 वोल्ट हो गया। ये सिरों पे आ गया अपने पास, आंसर आ गया बी पार्ट का भी। क्लियर, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बस बात जो ध्यान रखने की थी, उनके क्रम की याद रखना है, समांतर क्रम है या श्रेणी क्रम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, 2 भागों में बटी हुई है A और B। पहले हम A करते हैं, बाद में B को देखते हैं। A लिखा हुआ है 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध पार्श्व में संयोजित हैं। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। पार्श्व क्रम दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन सा क्रम दिया गया आपको, है ना, पार्श्व क्रम में दिया गया है। पार्श्व का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। पार्श्व का मतलब है समांतर। थोड़ा सा हिंदी का चक्कर पड़ जाता है, इसलिए चक्कर में मत आना। पार्श्व का मतलब क्या है, समांतर। ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अपने को ये पता होना चाहिए, अगर आपके पास 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो क्या होगा। आप ये जानते हो 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो होता है ना। तो कुल मिला के ये बात है। देखिए क्या दे रखा है आपको, R1 R2 और R3 दिया हुआ है 2 4 और 5। हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। पहले 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मान रख देंगे। यहाँ पे हमने R1 R2 R3 का मान रखा, इनका 2 4 5 का एलसीएम लिया। 2 4 5 का एलसीएम कितना हो गया, 20। 20 में 2 का भाग दिया 10 आ गया। 20 में 4 का भाग दिया 5। 20 में 5 का भाग दिया 4 आ गया। 10 5 और 4 जोड़िए, 10 और 5 15 और 4 19। यह आ गया अपने पास 19/20। यानी कहने का मतलब है तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 19/20 ओम हो गया। यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध आ गया 19/20 ओम। क्लियर, ये अपना उत्तर आ गया। अब चलते हैं, देखें सेकंड पार्ट में क्या पूछा था। जो बी पार्ट है उसमें क्या पूछा था वो देखते हैं। यहाँ पे बी पार्ट है, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, ध्यान देना नगण्य शब्द यानी स्मॉल r का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा और बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात करना है अपने को। कौन से क्रम में है, यहाँ पे समांतर क्रम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास, समांतर क्रम है। इस बात का ध्यान देना है आपको। विद्युत वाहक बल आपको दे रखा है 20 वोल्ट, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे क्रम कौन सा है, समांतर क्रम है। जब समांतर क्रम होगा तो सभी पे जो विभव होगा वो V कॉमन आएगा सबका। यहाँ V1 V2 V3 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। विभव पात समान होगा। ठीक है, क्या होगा ये जरूर निकालना चाहिए हमें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें, फॉर्मूला लगा दें। I बराबर होता है आपके पास, ये विद्युत वाहक बल ले लेते हैं, नीचे प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध लेते हैं। स्मॉल r की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे धारा अलग अलग आएगी, I1 I2 I3 आएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, I1 निकाला। I1 निकाला, स्मॉल r 0 कर रखा है मैंने। तो कितना हो गया, विद्युत वाहक बल 20 20/2। I1 कितने आ गए, 10 एम्पियर। I1 कितना हो गया, 10 एम्पियर हो गया। ऐसे ही आप क्या करें, I2 ज्ञात कर लें। I2 निकाल लिया, 20 में अपने को क्या करना है, R4 दिया हुआ है, 20 में 4 का भाग दे दिया 5 एम्पियर। और जब मैं I3 निकालता हूं तो 20 में 5 का भाग दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एम्पियर।
ठीक है, क्लियर ये बात। I1 I2 I3 आ गई। अपने को क्या चाहिए, प्रत्येक सिरों की धारा तो मिल गई, ठीक है। कुल धारा चाहिए, तो कुल धारा क्या करें, जोड़ दीजिए 10 5 4, तो जोड़ते तो कितना आता है, 19 एम्पेयर आता है। कुल धारा 19 एम्पेयर है। सिरों पे अगर धारा की बात करें तो सिरों पे धारा अपन ने निकाल रखी है, ठीक है। पहले पे कितने की थी, 10 की, फिर 5 की, फिर 4 की। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से गौर से पढ़ो और कॉपी में उतारते भी जाओ, ठीक है। बीच में अगर स्पीड ज़्यादा लगती है तो वीडियो को क्या कर सकते हैं आप, स्लो भी कर सकते हैं और इसको रोक के भी आप हल कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहे हैं कमरे के ताप, कितना बताया, ताप भी बताया हुआ है आपको 27 डिग्री है ना, पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है, ठीक है। ठीक है, कितने पे, कमरे के ताप पे, रूम टेम्परेचर पे। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो उस वक्त ताप क्या होगा, यानी किस ताप पर वो प्रतिरोध 117 ओम होगा। दिया हुआ है आपको प्रतिरोधक के पदार्थ का जो ताप गुणांक है, जिसे आप अल्फा कहते हैं, वो कितना है, 1.70 इंटू 10 की घात माइनस का 4, ठीक है। ये मान आपको दिया हुआ है, तो जल्दी से अपने लिखना शुरू कर दें। जो दिया है आपको R1 100 ओम, T1 27 है ना, और R2 कितना है 117, और अल्फा आपको दिया हुआ है 1.70 इंटू 10 की घात माइनस का 4। क्या करना है, सूत्र लगाना है। हम जानते हैं अल्फा का जो फॉर्मूला होता है, ये तो होता है आपका अल्फा का, अल्फा बराबर होता है R2 माइनस R1 बटे में R1 है ना, या तो ये T2 माइनस T1 लिख लो, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1 बटे में R1, और इसको क्या करें अपन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। मतलब एक ही है भाई, डेल्टा टी ये लिखा है मैंने, T2 माइनस T1 को मैंने क्या किया, डेल्टा टी का है, कह सकता हूँ ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लियर। तो ऐसा ही लिखा हुआ है अपन ने, अल्फा का ये सूत्र डेल्टा टी लिख के इस डेल्टा टी को उधर ले लिया, अल्फा को उधर ले गया। क्यों ले गया सोचो आप, क्योंकि जो मान दिए उसको उधर ले जाऊंगा, तो डेल्टा टी आ गया R2 माइनस R1 बटे में R1 अल्फा। अब क्या करना है, मान रखना है अपने को, मान रखना शुरू कीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया, जिसके मान दिए थे वो रख दिया। R2 का मान 117, R1 का मान कितना था 100, इधर R1 का मान 100, और अल्फा का मान आ गया 1.70 इंटू 10 की घात माइनस का 4। इसको हल करते हैं, 117 में से 100 गया तो क्या बचेगा आपके पास, 17 बचेगा। 1.7 को 100 से गुणा कर लिया, या 1.70 को 100 से गुणा कर लिया, ये आ गया 170 इंटू 10 की घात माइनस का 4। देखो 17 से 17 गया ना भाई, 17 से 17 क्या हो गया, कट गया। क्या बचेगा, 17 से इसको काटूंगा, जैसे इसको 17 से काटा कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो ये क्या बना मेरे पास, ये बना 1/10 की घात माइनस 3। क्यों बना सोचो, ये 10 की घात माइनस 4 है, एक 10 और है, तो 10 की घात कितना होगा, माइनस का 3। ऊपर लेके जाएंगे, जब ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 10 की घात 3, और 10 की घात 3 का मतलब कितना है 1000, 1000। 10 की घात 3 का मतलब क्या है 1000। तो ये अपने पास डेल्टा टी का मान आया है, और डेल्टा टी बताया था आपका क्या था, T2 माइनस T1। इसका मतलब ये हुआ T2 माइनस T1 का मान आ गया। अब सोचिए आपके पास किसका मान है, आपके पास T1 का मान है, इसलिए T1 को उधर ले जाते हैं। इस T1 को क्या किया हमने, उधर ले गए, तो T1 प्लस 1000, T1 का मान कितना है, रूम टेम्परेचर कितना दिया गया था आपको 27, 27 और 1000 जोड़ लो, सेकंड वाला आ जाएगा टेम्परेचर 1027 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये ताप आ जाएगा, यही आपसे प्रश्न में पूछा था, ध्यान है ना अपने को, प्रश्न अपने से यही तो पूछा था कि ताप क्या होगा। तो अपन बता सकते हैं 117 ओम प्रतिरोध होने के लिए ताप क्या होना चाहिए, 1027 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्लियर। बढ़े अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अपने पास छठे क्वेश्चन में है कि 15 मीटर लंबे और 6.0 इंटू 10 की घात माइनस 7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का यानी क्षेत्रफल है ना, तार से उपलक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है। इसका प्रतिरोध भी बताया गया अपने को 5.0 ओम है, ठीक है। प्रायोगिक ताप पे तार के पदार्थ की अपने क्या करनी है, प्रतिरोधकता क्या होगी ये पता करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न में जो दिया गया है वो लिख लेना है। एल दे रखा है 15 मीटर, ए दे रखा है 6 इंटू 10 की घात माइनस का 7 मीटर स्क्वायर, और आर दे रखा है 5 ओम। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोधकता रो। इसका सूत्र हमें आता है आर ए अपॉन एल हो जाएगा। बस क्या करना है आपको, मान रखना है।
आर का मान 5 दिया हुआ है, क्षेत्रफल 6 × 10⁻⁷ दिया हुआ है, एल लंबाई 15 और इसको हल कर लीजिए। हल करना अपने को सबको आता है, हल कर सकते हैं। चाहे तो देखिए 5 दिया 15 और 3 से ये 2 काट दिया अपन ने, तो 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर आ गया अपने पास, ये रो आ गया। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है। बढ़े प्रश्न संख्या 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है? 2.1 ओम है। ध्यान देना, यहाँ पे T1 दे दिया आपको, T दे दिया 27.5 और R1 कितना दे दिया अपने को? 2.1। 100 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध यानी T2 दे दिया आपको 100 सेंटीग्रेड। कितना प्रतिरोध है? 2.7 ओम है। क्या पूछा? हमसे पूछा सिल्वर की प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात करना है, यानी अल्फा ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? यहाँ पे अल्फा ज्ञात करना है और अल्फा का सूत्र अपने को आता ही है, हमने इस अल्फा का सूत्र रख दिया। अल्फा बराबर R2 - R1 बटे में R1 और डेल्टा T बोलिए या T2 - T1 कीजिए, बस आपको मान रखना है। R2 का मान आपको पता ही है 2.7 रख दिया, ये 2.1, R1 का मान 2.1, T2 - T1 यानी 100 - 27.5, 100 में से 27.5 घटाना है 72.5। यहाँ पे जब 2.7 से 2.1 घटाते हैं कितना आता है अपने पास? 0.6 आता है। बस इसको क्या करना है अपने को? हल करना है भाई, गुणा करके, इनको गुणा करके भाग दे लो, कटे तो काट दो, कट सकता है वैसे तो कितने से, चाहो तो थोड़ा सा और काट सकते हो, इसको मैंने काट दिया कितने से? 3 से, तो ये आ गया 3 से काटा तो 2 बार है ना, इसको 3 से काटा तो 0.7 है ना। अब तो आगे हल करना ही पड़ेगा अपने को, हल करते हैं तब जाके अपने पास ये आंसर आता है 0.00394। ठीक है, ये आपके पास अल्फा का मान आ गया। क्लियर? समझ गए 7वें प्रश्न को। अब चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न, किताब का अंतिम प्रश्न नहीं है, मेरे वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 यहां देखिए, पढ़िए। ये कह रहे हैं नाइक्रोम का एक तापन अवयव, नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है। ठीक है, क्या दे दिया आपको? विद्युत वाहक बल दे दिया अपने को 230 वोल्ट। फिर इन्होंने कहा कि 3.2 एम्पेयर की प्रारंभिक धारा लेता है, यानी मेरे को क्या किया इन्होंने? I1 का मान दे दिया 3.2। ठीक है, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पेयर पर स्थायी हो जाता है। ठीक है, क्या दे दिया? I2 दे दिया 2.8 एम्पियर। फिर कह रहे हैं यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या दे दिया? ताप दे दिया T1 27 डिग्री सेल्सियस, तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? यानी क्या पूछ लिया इन्होंने? T2 पूछ लिया कि T2 क्या होगा। कुछ और भी दिया गया है, दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम के औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक दे दिया, यानी अल्फा दे दिया आपको 1.70 × 10⁻⁴, यानी ये अपने पास अल्फा आ गया। बोलिए क्या करोगे? सूत्र लगाएंगे है ना, फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, ये वाला फॉर्मूला R1 हो गया अपने पास, विद्युत वाहक बल बटा धारा ले लेंगे, हो जाएगा ये अपने पास। ये रख दिया अपन ने 230 बटा 3.2। देखिए यहाँ पे हमने ये सारे मान तो रख ही लिए, इनमें से हम क्या करें? प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, समझ रहे बात को? प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे R1 आ गया 71.875 और जो स्थायी अवस्था लेता है वहाँ पे R2 इसी फॉर्मूले से सेम I1 की जगह I2 कर देंगे, 82.142 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वो फॉर्मूला अल्फा वाला लगा लो या डेल्टा T वाला लगा लो। ये फॉर्मूला अपन ने काफ़ी देख लिया, इसको यूँ लिखा जा सकता है T2 - T1 बराबर क्या होता है? R2 - R1 बटे में R1 और अल्फा। मान रख दीजिए जिस जिसके आ चुके हैं आपके पास। R2 का मान आ गया, R1 का आ गया, R1 यह ही अल्फा का मान है। सभी मानों को अपन ने क्या किया? यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद हमने हल किया, इनको सबको हल कर लो। हल करने के बाद आपके पास T2 - T1 का मान आएगा 840.26, 840.26 आएगा। यहाँ से T1 का मैं क्या करूँगा? उधर पक्षांतरण कर दूंगा और T1 का मान रख दूंगा 27। दे रखा है आपको, तो इनका मान रखने पे अपने पास ये आ जाएगा, इसमें जोड़ देंगे 867.26 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपने पास क्या हो गया? स्थायी धारा जब प्राप्त कर रहा है उस ताप को आ गया, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। तो कहने का मतलब प्रश्न का जो आंसर निकला, ये अपना आंसर निकल आया। समझ गए होंगे? थोड़ा सा स्पेशल इसमें ये था
कि हमें ये सूत्र तो मालूम था, लेकिन R1 R2 का भी पता करना था, तो हमने R1 और R2 का भी इससे हमने पता कर लिया। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।